नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने की मांग को लेकर देहरादून में 24 दिसंबर को एक महारैली आयोजित की गई। इसके समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस ने एक चिट्ठी जारी की। एक दिन पहले ही चिट्ठी जारी की, लेकिन इसके बाद 25 दिसंबर को मीडिया में खबर छपी कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा मूल निवास की कट ऑफ 1950 किए जाने पर सहमत नहीं है। इसके अगले ही दिन यानी 26 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से खंडन जारी किया गया। मीडिया पर बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक प्रेस वार्ता देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में की और कहा कि कर्ण मेहरा की बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। कांग्रेस सख्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे का पुरजोर समर्थन करती है। अगर हम इन मुद्दों का समर्थन नहीं कर रहे होते तो फिर 24 दिसंबर की महारैली में क्यों गए होते। गरिमा का कहना है कि कर्ण मेहरा की बातों का मीडिया ने गलत निहितार्थ निकाला है। गरिमा दसोनी ने एक और बात कही जो कि कर्ण मेहरा भी अक्सर कहते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ण मेहरा का इतना कहना था कि 1950 मूल निवास को लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की शीघ्र बैठक बुलाई जाएगी। उसमें चिंतन, चर्चा, परिचर्चा करने के बाद जो भी पहलू निकलकर सामने आएंगे उस पर पार्टी अपना स्टैंड सबके सामने पेश करेगी। हम मूल निवास का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ क्या क्लोजिंग ऐड होनी चाहिए, उन पहलुओं पर हम एक बार ध्यान देना चाहते हैं। कर्ण मेहरा का एक बयान इससे पहले भी मीडिया में आया था। 24 दिसंबर के पहले उन्होंने 24 दिसंबर की देहरादून की महारैली के पहले भी कहा था कि वो मूल निवास के मुद्दे को समर्थन देते हैं, लेकिन जो लोग उत्तराखंड में पीढ़ियों से रह रहे हैं उनके अधिकारों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में 23 साल बाद कोई ऐसा जन आंदोलन खड़ा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है जिसने उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की नींद उड़ाकर रख दी है। बीजेपी कहती है कि वो सख्त भू कानून और मूल निवास के मामले पर निर्णय लेने के लिए गंभीर है। बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि निर्णय ऐसा लिया जाएगा जो उत्तराखंड के हर नागरिक के हित में हो, लेकिन जैसे ही मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने की बात आती है तो बीजेपी के नेता बहुत साफ साफ कुछ कहते नहीं है, वो गोलमोल जवाब देने लगते हैं। कांग्रेस भी कहती है कि हम दोनों मुद्दों पर उत्तराखंडियों के साथ है, लेकिन जैसे ही मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने की बात आती है कांग्रेस भी किंतु परंतु जैसे शब्दों का सहारा लेने लगती है। यह समझना जरूरी है कि आखिर मूल निवास को लेकर कट ऑफ 1950 करने की बात का दोनों दल क्यों खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे। और यह बात आज की नहीं है, उत्तराखंड के गठन के समय से ही यह बात चली आ रही है। उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर बात करने से पहले कर्ण मेहरा और कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता की बातें सुन लेनी चाहिए ताकि बात को समझा जा सके। लोगों को लगता है कि राज्य बनने के इतने वर्षों के बाद भी उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है और जो मूल भावना थी राज्य गठन की वो राज्य बनने के बाद भी हमारी पूरी नहीं हो रही। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भू कानून बने और जिन लोगों ने भू कानून के साथ छेड़छाड़ की है, चाहे वो बहुगुणा जी हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत है जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के साथ छेड़छाड़ की, चाहे वो पुष्कर धामी है जिन्होंने उस नियम को और हल्का कर दिया। पहले अगर किसी ज़मीन को किसी निहार्थ के दिया जाता था, अगर उससे इतर कोई काम करता था वो ज़मीन सरकार में निहित हो जाती थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने उसके संग भी रिलैक्स कर दिया। ये कह दिया कि अगर ज़मीन अलॉट हुई है और जिस कार्य के लिए ज़मीन अलॉट हुई है अगर उसके वो कार्य उसमें नहीं हो रहा तो वो ज़मीन सरकार में निहित होगी, व्यक्ति को छूट दे दी कि वो कोई भी उसमें कार्य कर सके। तो ये सारे ऐसे काम हैं जिससे हमारे पर्वतीय राज्य का नुकसान हो रहा है, यहाँ के रहने वाले बासिंदों का नुकसान है। इसलिए जो आंदोलन कल हुआ है मैं उसका पूरा समर्थन पहले भी किया है, आज भी करता हूं और मैं मानता हूं कि भू कानून जल्दी से जल्दी लाया जाना चाहिए, लेकिन वो रिसर्च बेस्ड कानून हो और यहाँ के हित पर हो। देखिए मैं इसमें इसलिए अभी कुछ नहीं कहूँगा, मैंने इसीलिए कहा कि रिसर्च बेस्ड इस पर बात होनी चाहिए। जिन लोगों को 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ रहते हुए हो गई उनको आप कैसे बाहर कर सकेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिस समय देश बना और आपको याद होगा गोविंद बल्लभ पंत जी ने तराई को बसाने का काम किया। जो लोग पाकिस्तान से छोड़ के भारत माता में रहने के लिए आए, भारत देश में रहने आए, उन लोगों को तराई भाबर इत्यादि जगहों में बसाया गया था। आज वो इसी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, उनको कैसे आप छोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक रिसर्च बेस्ड काम है जिसमें उनका यहाँ के लिए जो उनका योगदान रहा है
कितनी पीढ़ियों से वह यहाँ रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, इस पर एक आम राय बननी चाहिए। उसी के बाद इसमें कुछ कहा जाना संभव होगा। उनकी बातों का जो निहितार्थ निकाला गया वो पूरी तरह से गलत निकाला गया। उनका मानना और कहना सिर्फ इतना था कि 1950 मूल निवास को लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की शीघ्रातिशीघ्र बैठक बुलाई जाएगी, उसमें चिंतन और उसमें चर्चा परिचर्चा विमर्श करने के बाद जो भी पहलू निकल कर आएंगे उस पर पार्टी अपना स्टैंड सामने सबके रखेगी। हम समर्थन में मूल निवास के हैं, हम समर्थन में सशक्त भू कानून के हैं, लेकिन उसके साथ क्या क्लॉजेज ऐड होने चाहिए उन पहलुओं पर भी हम एक बार ध्यान दौड़ाना चाहेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने पर बीजेपी और कांग्रेस में आम सहमति बनती हुई दिखती नहीं है। 8 अगस्त 1950 और 6 दिसंबर 1950 को देश में राष्ट्रपति के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि 1950 से जो व्यक्ति देश के जिस राज्य में मौजूद है वो वहीं का मूल निवासी होगा। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ जो बहुत साफ तौर पर मूल निवास की परिभाषा को परिभाषित किया गया था। जब 1961 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का विभाजन हुआ और मराठा संप्रदाय ने मूल निवास के मुद्दे को उठाया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रपति के 1950 के नोटिफिकेशन को मूल निवास के लिए देश के हर नागरिक के लिए हर राज्य में बाध्य किया। यानी बात साफ है कि देश के हर राज्य में मूल निवास की कट ऑफ 1950 होनी चाहिए। अब बात उत्तराखंड की करें तो 2000 में देश में 3 राज्यों का गठन हुआ था, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में से झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो दोनों राज्य हैं इनमें मूल निवास को लेकर जो राष्ट्रपति के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी को मान्य मानते हुए 1950 को ही मूल निवास रखा। लेकिन उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में बड़ी बीजेपी की अंतरिम सरकार ने मूल निवास के साथ साथ एक स्थायी निवास की व्यवस्था भी कर दी। इसके तहत 15 साल पूर्व से उत्तराखंड में रहने वालों के लिए स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन उस वक्त मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास को भी अनिवार्य किया गया था। यानी मूल निवास को स्थायी निवास के साथ साथ मान्यता दी गई, दोनों को मान्यता मिल गई इस तरह से। इसके बाद 2010 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी उस समय उत्तराखंड के हाई कोर्ट और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग याचिकाएं फाइल हुई थी। इन दोनों याचिकाओं में उत्तराखंड में राज्य गठन के समय निवास करने वाले व्यक्ति को मूल निवासी के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। लेकिन इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक ही फैसला दिया था और यह फैसला भी 1950 में राष्ट्रपति के माध्यम से जारी हुए नोटिफिकेशन के पक्ष में था। इसके बाद 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई। डाउन टू अर्थ वेबसाइट की एक रिपोर्ट है इस पर और उस रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया। यह याचिका भी मूल निवास को लेकर ही थी और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उसके अनुसार 9 नवंबर 2000 के दिन से राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को मूल निवासी माना जाएगा। यह फैसला हाईकोर्ट ने दिया। हालांकि यह फैसला 1950 में जो राष्ट्रपति के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका उल्लंघन था। इसके बावजूद उस वक्त की उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती नहीं दी और 9 नवंबर 2000 यानी राज्य गठन के दिन से जो व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहां का मूल निवासी माना जाएगा। यह हाईकोर्ट के फैसला जो था इसको स्वीकार कर लिया गया। इस पर आगे कहीं अपील नहीं की गई। कई जानकारों का कहना है कि 2012 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को सरकार को चुनौती देनी चाहिए थी। अब बीजेपी और कांग्रेस को चिंता पैदा हो रही है क्योंकि एक जन आंदोलन उत्तराखंड में खड़ा होता दिख रहा है मूल निवास और सख्त भू कानून को लेकर। कई लोगों का कहना है कि उत्तराखंड गठन से पहले उत्तराखंड को बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था यह आंदोलन उसी तरह का आंदोलन है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि देहरादून में जो भीड़ जुटी वह अपने आप आए हुए लोग थे हजारों की तादाद में। इतने लोग राजनीतिक दलों की रैलियों में नहीं आते जबकि उनमें तो लोगों को बुलाया जाता है, अपने खर्चे पर लोगों को लाया जाता है। लेकिन देहरादून में जो महारैली में लोग आए वो खुद आए और यह जो भीड़ थी, यह जो संख्या थी, यह उत्तराखंड में देहरादून में दोनों दलों की जो रैलियां होती रहती है उससे भी ज्यादा थी। अगर यह आंदोलन आगे बढ़ता है
दोनों मुद्दों को लेकर लंबा खिंच जाता है तो दोनों ही पार्टियों के लिए उत्तराखंड में एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि मूल निवास को बहाल किए जाने की यह मांग एक नए मुद्दे तक पहुंच सकती है, एक नए मुकाम तक पहुंच सकती है। और ये जो नया मुद्दा है ये हो सकता है पहाड़ और मैदान और बाहरी और भीतरी का रूप धीरे धीरे ले सकता है। इसी कारण बीजेपी और कांग्रेस चिंता में है। अब 15 जनवरी को हल्द्वानी में भी देहरादून जैसी महारैली आयोजित करने की तारीख रख दी गई है। देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस तब तक अपने रुख को कितना साफ कर पाती है, क्योंकि हल्द्वानी की जो रैली होगी वह यह तय कर देगी कि यह आंदोलन कितने आगे जाने वाला है, यह निरंतर चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। और अगर यह निरंतर चलता हुआ दिखता है तो लोकसभा के चुनाव नजदीक है, यह एक अलग फेज में अगर जाता है, अगले फेज में अगर जाता है तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक नई चिंता उत्तराखंड में बनती हुई साफ साफ दिख रही है। यह समझना होगा कि इसको फिर किस तरह से अपना जो रुख है बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से किस रुख को साफ करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।